इस समय हम वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे। एक हम ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। आपने कूलम्स लॉ देखा था, टू पार्टिकल के लिए फोर्स। इसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या था, यदि हमें नंबर ऑफ फोर्सेज का जो वेक्टर सम करना तो उसकी वैल्यू हम एनालिटिकल प्रोसेस से आपको बताने जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, a particle is acted upon number of forces oblique fields, find its resultant force oblique field। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेज हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। सपोज दैट एक फोर्स F1, सेकेंड फोर्स F2 और दिस एंगल θ1, थर्ड फोर्स F3, सपोज दैट दिस एंगल θ2, फोर्थ F4, दिस एंगल θ3। आपके पास है एक पार्टिकल है, इस पर आपके पास कितने 4 फोर्सेज हैं। इन 4 फोर्सेज का आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। यदि हम सपोज दैट आपके पास F1, F2, F3 आपके पास 4 वेक्टर फॉर्मेट हो, तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी? नेट फोर्स दिस F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्मेट में F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। वेक्टर फॉर्मेट हम इस टाइप से राइट करेंगे। हमें क्या चाहिए कि इन 4 वेक्टर का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है एनालिटिकल प्रोसेस से। एनालिटिकल प्रोसेस में क्या होता है, हम जितने भी गिवन फोर्सेज हैं उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज करेंगे एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, इनके अलोंग फोर्सेज को रिजॉल्व करना, जितने भी आपके पास फोर्सेज हैं। आप देख रहे हैं F1 फोर्स ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। F2 फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना है? आप देख रहे हैं यहां से F2 cos ऑफ θ1, इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट F2 sin ऑफ θ1। आपने देखा इस F2 फोर्स का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? F2 cos θ1, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट F2 sin θ1। और जिस फोर्स को आप रिजॉल्व कर लें उस पर एक इक्वल साइन मार्क कर दीजिए, जिससे कंफ्यूजन से आप फ्री हो जाए। मींस दिस फोर्स इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस फोर्स। एवरी फोर्स को हम इक्विवेलेंट टू फोर्स, 2 डायमेंशन है तो हम 2 फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 डायमेंशन है तो 3 फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं F3 फोर्स, F3 का हम एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट देखिए दिस F3 cos ऑफ θ2, y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट F3 sin ऑफ θ2। इसी टाइप से यहां पर भी इक्वल मार्क कर दीजिए। F4 का कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F4 cos ऑफ θ3 एंड दिस कंपोनेंट F4 sin ऑफ θ3। इसको भी हमने इक्वल से मार्क किया। आपके पास 4 फोर्सेज थे, ओरिजिनली आपके पास 4 फोर्सेज थे, इनको आपने कंपोनेंट में ट्रांसफर कर लिया। जैसे आप कंपोनेंट में ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप सिग्मा fx निकालिए। सिग्मा fx एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी आपके पास फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम। जब हम किसी भी एक्सिस के अलोंग डिस्कस करते हैं तो जो भी हमारे पास है, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन के फोर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग के फोर्स जो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। और ये एरो जैसे आपके पास इस साइड में है तो इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव साइन, ये एरो इस साइड में इसके लिए पॉजिटिव साइन। यदि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एरो है तो उसके लिए माइनस साइन डिनोट करेंगे।
तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हमारे पास ये वेक्टर फॉर्मेट था। हम जब एक्सिस के अलोंग इसको डिस्कस करते हैं तो वेक्टर को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और डायरेक्शन हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के थ्रू। तो जो पॉजिटिव की एक्स एक्सिस के अलोंग जितने फोर उनके लिए हम पॉजिटिव साइन, एक्स की अपोजिट है उनके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन आपको असाइन करना होगा। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा 1, ये पॉजिटिव। इसके बाद क्या है, दिस वैल्यू नेगेटिव माइनस F3 cos ऑफ थीटा 2, फिर ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस F4 साइन ऑफ थीटा 3 बाई से सिग्मा Fy। वाई डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट्स देखिए, दिस फोर्स पॉजिटिव क्योंकि ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव, दिस फोर्स पॉजिटिव, दिस फोर्स नेगेटिव, तो F2 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस F3 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस F4 cos ऑफ थीटा 3। आपने जितने भी फोर्सेस थे वाई एक्सिस के अलोंग इनका एल्जेब्रिक सम किया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन, इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। तो अब हमारे पास फाइनली क्या हो गया, जितने भी फोर फोर्सेस थे, ओरिजिनली आपके पास 1 2 3 4 फोर्सेस थे, इनको मैंने कितने कंपोनेंट में ट्रांसफर किया था, एक ये अपने पास कंपोनेंट बन गया, डायरेक्ट सिंगल कंपोनेंट था, 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट में ट्रांसफर हो गया था। इन 7 कंपोनेंट के थ्रू आपने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट किया, सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास 2 फोर्सेज बन जा रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। जितने भी ये फोर्सेज हैं इनकी इक्विवेलेंट एक सिंगल फोर्स है, इसकी इक्विवेलेंट एक सिंगल फोर्स है। अब इन फोर्सेज को हमें प्लॉट करना है एक न्यू एक्सिस, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जितने भी फोर्सेज थे उनको मैं किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है, 2 फोर्सेज के थ्रू, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। दिस इक्विवेलेंट टू दिस इंप्लाइड, हम 2 फोर्सेज के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। दिस टोटल फिगर इक्विवेलेंट टू कितना हो, न्यू फिगर हम बना रहे हैं। एक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के अलावा हमारे पास फोर्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स, वाई एक्सिस के अलावा फोर्स कितना है, सिग्मा एफ वाई। आपके पास जितने भी फोर्सेज थे आपने 2 फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब 2 फोर्स का मुझे एनालिटिकल फॉर्म मालूम है, तो हम पहले यहाँ से क्या है, ये 2 फोर्सेज हैं, ये इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 2 फोर्सेज का 90 डिग्री पर यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, यहाँ पर फोर्सेज है, उनका रिजल्टेंट बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना होगा, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिए और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आपने मार्क कर दिया। आप देख रहे हैं इस सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, एफ हो गया। सपोज दैट इस एफ की एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, हमने यहाँ पर थीटा मार्क कर दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ की रिजल्टेंट वैल्यू, 2 फोर्सेज की रिजल्टेंट वैल्यू 90 डिग्री पे फोर्सेज हैं, तो इनको आप कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। इस टाइप से 2 फोर्सेज, यदि इनके बीच में एंगल होता तब क्या करते, यदि हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, यदि हम आगे की स्टेप लिखना चाहें तो 2 टाइम्स सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ वाई इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपके पास 90 डिग्री में यदि 2 फोर्सेज हैं, दिस और दिस 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, टेन थीटा डायरेक्शन के लिए ये आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। इस टाइप से आप डायरेक्शन भी मार्क कर लेंगे। अब एक स्टेटमेंट आता है, तो आपने क्या देखा कि जितने भी फोर्सेज हैं, फोर्स हो, फील्ड हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सभी के लिए ये कंपोनेंट थ्योरी वर्क करेगी रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने इनकी रिजल्टेंट वैल्यू, आपके पास क्या रिजल्टेंट वैल्यू है। अब एक नेक्स्ट लाइन एक नोट करेंगे,
इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या है, इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ये आपके पास एक पार्टिकल था, नंबर ऑफ फोर्सेस थे। यदि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम है, इसका मीनिंग है दिस इंप्लाइड नेट फोर्स जीरो मीन्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखिए नेट फोर्स कौन सा है, दिस एफ, एफ की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पे ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। यदि वेक्टर जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग है दिस इंप्लाइड दिस एफ इज इक्वल टू जीरो, फोर्स का मैग्नीट्यूड। यदि आपके पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है या क्वेश्चन ये कहा कि नेट फोर्स जीरो है, उसकी कंडीशन क्या हो गई, एफ इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन से देखिए लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी वैलिड होगी। और ये कब पॉसिबल है, राइट साइड में क्या, रूट ऑफ दिस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर जीरो हो सकती है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आइदर जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर आइदर जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। और टोटल सम जीरो होने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए, तभी ये टोटल वैल्यू एक साथ जीरो हो सकती है। इसका मीनिंग हो गया दिस इंप्लाइड सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। यदि टू डायमेंशनल फोर्स है और टू डायमेंशनल फोर्सेस थ्रू पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसके थ्रू आपको इक्वेशन मिल जाती है। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप से आपके पास इक्वेशंस मिलते हैं। तो जब भी आपके पास पार्टिकल की इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम मुझे हैंडल करनी होती है तो टू इक्वेशंस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा। तो सिग्मा, उसके लिए टू इक्वेशंस कौन से होंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपके पास अननोन वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब हम टू फोर्सेज के लिए वेक्टर सम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, ए पार्टिकल इज acted upon two forces and particle is in equilibrium. Find its conditions. एक्चुअली में आपकी 12th स्टैंडर्ड की मैक्सिमम प्रॉब्लम टू पार्टिकल सिस्टम पर बेस्ड होती है। तो हमारे पास क्या है, टू फोर्सेज हैं। सपोज दैट हम चूज कर ले पार्टिकल पर F1 F2 टू फोर्सेज हैं और टू फोर्सेज और पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो इसकी कंडीशन वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगी, सपोज दैट F1 F2 वेक्टर फॉर्मेट में आपके पास टू फोर्सेज हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो इसका सम कितना होना चाहिए, जीरो। स्टेटमेंट क्या, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन टू फोर्सेज एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस क्या है, इनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। अब देखिए इसके थ्रू हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हम एक फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, दिस F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका क्या मीनिंग है, F1 F2 ये टू फोर्स है, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मैग्नीट्यूड कैसे होगी, इक्वलिटी साइन है और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दिस वेक्टर इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि F1 और F2 की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। F1 हमारे पास फोर्स है, F1 कैप इज इक्वल टू माइनस F2 कैप। ये किसको, कैप मींस यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट। आपके पास डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए एंड मॉड ऑफ F1 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2।
जब भी आपके पास टू फोर्स हैंडल करना और उनका रिजल्टेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो टू फोर्सेज की डायरेक्शन कैसी अपोजिट हो, और इसका क्या मीनिंग है, मैग्नीट्यूड सेम। टू फोर्सेज की वैल्यू यदि 0 चाहिए, एक पार्टिकुलर टू फोर्सेज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मीनिंग क्या है, F1 इक्वल टू माइनस F2 फॉर्मेट होगा। इसका मीनिंग है ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर इसके अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होना चाहिए। और ये प्रोसेस कैसी होती है, साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब फिगर इसको दिखा रही है, F1 F2 टू फोर्सेज है। देखिए यहाँ पर एक F1 फोर्स मार किया, सेकंड मैंने F2 फोर्स मार किया। आप देखिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं इक्विलिब्रियम टू फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, तो मुझे नेसेसरी कंडीशन क्या टेस्ट करें, क्या डायरेक्शन अपोजिट है। यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन अपोजिट सफिशिएंट नहीं हुई, नेसेसरी कंडीशन हो गई कि टू फोर्सेज के थ्रू पार्टिकल यदि इक्विलिब्रियम पर है तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब मुझे सेकंड टेस्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्शन अपोजिट हमने प्लॉट कर दिया। अब मुझे सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो मैग्नीट्यूड इक्वल के थ्रू हम एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे जब प्रॉब्लम हम हैंडल करते हैं टू फोर्सेज के लिए, तो आपको डायरेक्शन यदि इक्विलिब्रियम केस है तो डायरेक्शन अपोजिट प्लॉट कर दीजिए, और आपको क्या करना होगा, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल के लिए, मैग्नीट्यूड इक्वल के लिए आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखना। वो कौन सा इक्वेशन, मॉड ऑफ सिग्मा F1 इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा F2 इसके थ्रू, और फिर हमारी जो भी इक्वेशन मिलेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम पे हम इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं।